Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस पॉलिटिकल का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूट की स्टडी करेंगे। इसका ये थर्ड लेसन है और थर्ड लेसन का थर्ड ही वीडियो हम पढ़ रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूट क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कॉन्स्टिट्यूट कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूट की क्या क्या चैलेंजेस थे जब कॉन्स्टिट्यूट को बनाया था, इन सब की स्टडी हम इसी वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में को फॉलो करवाएं, उनके बीच में शेयर भी करें। आगे देखते हैं। यस, सेपरेशन ऑफ पावर। इससे पहले हमने इसकी 2 विशेषताएं पढ़ ली हैं, ये थर्ड है क्योंकि 2 वीडियो जब हमने पढ़ लिए तो थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। का मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूट है वो पावर को सेपरेट करता है। सेपरेट का मतलब है 2-3 तरीके से इसको समझ सकते हैं कि एक तो सभी पूरे देश में सभी स्तर की गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर, है ना, पंचायत लेवल पर, सब जगह कर रखा है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है एक तो होता है कानून बनाने वाले लोग, एक होता है कानून को इम्प्लीमेंट लागू करने वाले लोग, एक कानून सही है या गलत है इसका निर्णय करने वाले लोग। तो इन तीनों के अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है देखते हैं अभी। एग्जीक्यूटिव, ध्यान से पढ़िए। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, जो काम करते हैं, जो क्या करते हैं, काम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा जुडिशरी, जो ये न्याय करते हैं कि कानून बनाया कानून लोगों के हितों के अनुसार है या नहीं है। एंड लेजिस्लेचर, एक ये तो कानून बनाने वाले, क्या होते हैं, कानून बनाने वाले। ध्यान से पढ़िए, कानून बनाने वाली संसद, संसद का हमारी न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है। अगर ये सेपरेट नहीं होती तो संसद कोई भी गलत कानून बना करके यहाँ से पास करवा लेती। यदि संसद के लोग न्यायाधीश होते तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, क्योंकि ये तो कानून बनाने वाले थे और ये कानून का को सही बताने वाले होते। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों को अलग अलग रखा गया है। इन तीनों को क्या कहा गया है, अलग अलग रखा गया है। इन तीनों का आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। ये तीनों अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, सही को सही बताते हैं, गलत को गलत बताते हैं। मैं देखता हूं, पहले वाला पॉइंट है एग्जीक्यूटिव का मतलब है कानून को इंप्लीमेंट करने वाले। कानून को इंप्लीमेंट करने वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, मैं कह दूं एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, है ना, ये जो लोग होते हैं ये कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, ये जैसा लिखा है वैसा करते हैं, है ना। अब अगर लेजिस्लेटिव, जिसने कानून बना उसने गलत बना तो गलत इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये तो वैसा करेंगे जैसा लिखा गया है। अब लिखा गलत है ऐसे ही, इसकी जांच करने के लिए क्या है, जुडिशरी है। जुडिशरी एक अलग सिस्टम है, इसका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो होते हैं कानून को बनाने वाले लोग, इनको तो जनता जनता निर्वाचित करके भेजती है, ये अलग हो गई। और जो एग्जीक्यूटिव हैं ये क्या होते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार सेलेक्ट होके जाते हैं, कंपटीशन को फाइट करके जाते हैं। तो नेता और इनका कोई रिलेशन नहीं है। और जुडिशरी जो एक अलग सिस्टम है, उनका सिलेक्शन भी अलग प्रोसेस से होता है। तो सेपरेशन का मतलब है कि कानून को बनाने वाले, कानून को लागू करने वाला और कानून का न्याय करने वाले, तीनों जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, वो तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, तभी तो कोई कानून सही बन पाएगा और सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। द पावर हैज बीन सेट बिटवीन 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, ध्यान से पढ़िए। ये गवर्नमेंट के 3 अंग माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाई एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में 3 ब्रांचें हैं कि टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर, कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचें, इन तीनों में से किसी के द्वारा पावर का मिस यूज न हो। प्रिवेंट का मतलब रोकना, पावर के मिस यूज को रोकने के लिए द कॉन्स्टिट्यूट सेज, कॉन्स्टिट्यूट में लिखा है दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, कि तीनों जो पॉइंट जो हैं, तीनों जो एजेंसी हैं, तीनों जो ऑर्गन हैं, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग इनके पास पावर हैं। दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, ये आपस में संबंधित नहीं होंगी। ऐसा कोई नहीं है कि जो लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है वही कानून को लागू करने वाला होगा और वही कानून को सही साबित करने वाला होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून पर जुडिशरी करने वाला अलग होगा, एग्जीक्यूटिव करने वाला अलग होगा, कानून बनाने वाला
अलग होगा। दो दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से देखिए, ये हर एक अंग जो है ये जो बनाए हुए कार्य को चेक करेगा, रोक करेगा, उसके परीक्षण करेगा, उसकी जांच करेगा। अगर कानून बना दिया, अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के दे दिया, जैसे कलेक्टर को दे दिया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, या डिपार्टमेंट हेड को, जिसको हम बोलते हैं सचिव को बोलते हैं, है ना, मुख्य सचिव जो होता है, अगर वो वास्तविक रूप से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, अगर उसने जबरदस्ती इम्प्लीमेंट की, जनता का विरोध हो गया, तो जनता का विरोध हो जाता है, इसका मतलब उस कानून में खामियां हैं। तो कानून बनाने वाला चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो गलत है। वो क्या है? गलत है। आप देखते हैं अलग अलग तरह के कानूनों में जन आंदोलन होते ही रहते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ कमी आती है। क्या आती है? कमियां होती है ना। तो ये सब सभी ऑर्गन्स एक दूसरे पर, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर, लेजिस्लेचर पर चेक हो सकता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर पर चेक हो सकता है। लेजिस्लेचर, अब सब कानून जो है ना जुडिशरी अनुसार नहीं हो सकते हैं, कुछ कानून जो अपने अनुसार भी होते हैं। तो ये सब चीजें आपस में क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती है। तीनों अंग एक दूसरे के कार्य को चेक करते हैं, कॉम्बिनेशन को सेट करते हैं। on check organ of government that this ensure the balance of power between all three, है ना। इससे क्या होता है? तीनों के बीच में पावर का बैलेंस बनता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इन तीनों की मोटी बातें यही है कि तीनों गवर्नमेंट की एजेंसी, जो कुछ भी आप देश के अंदर देखते हैं, कैसे कानून बनता है, कैसे कानून इंप्लीमेंट होता है, कैसे कानून पर न्याय होता है, ये तीन एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानून को इंप्लीमेंट, लागू करने वाले। जो गवर्नमेंट एजेंसीज, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा इसमें मिनिस्टर्स भी आएंगे, है ना। जुडिशरी जो इस पे न्याय करती है कि जो बनाया गया कानून कितना सही है, कितना गलत है, क्या इसमें जनता के अधिकारों की को ध्यान में रखा गया है या नहीं रखा गया है। और लेजिस्लेचर सिर्फ इतना ही काम करता है, कानून बनाता है, लेकिन कानून बनाते समय वो ये ध्यान जरूर रखता है कि जनता को दिए गए अधिकारों का हनन न हो। अगर हनन होता है तो जुडिशरी उस कानून को रोक देती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देती है। आगे हम पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का ही पार्ट चल रहा है। एग्जीक्यूटिव क्या है? द एग्जीक्यूटिव इज द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ध्यान से देखिए, एग्जीक्यूटिव एक समूह है लोगों का जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने और सरकार को शांतिपूर्वक चलाने में अपना योगदान देते हैं। सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करना और सरकार को सही तरीके से चलाना, ये उनका कार्य है। आगे और देखते हैं। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फीयर्ड, उनको डर था। ये नीचे वाली बात जो है वो अब की नहीं है, ये उस समय की है जब संविधान सभा के सदस्यों ने जो ये बनाया था उनको इस बात का डर था that the executives might become the too strong and ignore these its responsibility to the legislature, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एग्जीक्यूटिव पार्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो कानून बनाने वाले हैं उनको ध्यान ही नहीं दे। भी कानून बनाया क्या, उसको ने इम्प्लीमेंट करके अपने साथ चलाने लग जाए कि चलो हम ऐसा करने लग जाते हैं, है ना। तो संविधान सभा जिसने संविधान बनाया था उसने इस बात को ध्यान से देखा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कानून बनाए कुछ और, क्योंकि लागू करने वाले कुछ और लागू कर दें। क्योंकि जनता के बीच में कौन लाएगा? जो कानून को लागू करने वाले वही बताएंगे ना कि ये रूल है, आपको ऐसे करना है ना। तो इस बात का डर था। तो क्या किया उन्होंने? देयरफॉर assembly therefore include the number of the provisions in the constitution to limit and control the actions taken by the executive branch of government as a whole। इसलिए संविधान सभा के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस डाले गए, सेक्शन डाले गए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स डाले गए जो कि एग्जीक्यूटिव के पावर को लिमिट करता है, उनको स्ट्रोंग नहीं होने देता, उनके बैलेंस को बनाए रखने का प्रयास करता है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर चल रहा है। जुडिशरी क्या है? इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन ensuring that there is no misuse of power by legislature and executives। ध्यान दीजिए, जुडिशरी जो है ना, एग्जीक्यूटिव बाकी दो गवर्नमेंट के हैं उन दोनों के ऊपर निगरानी करती है कि कानून बनाने वाले ने क्या बनाया है और लागू करने वाले ने क्या लागू किया है। इन दोनों पे वो क्या करती है? वॉच डॉग की तरह कार्य करती है।
It plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens. ये कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, जनता के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज एवरीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन, वो यदि किसी को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है, तो कोई भी आदमी कोर्ट में जाकर के उस कानून के विरुद्ध में अपनी आवाज उठा सकता है। ऐसा जुडिशरी का सिस्टम है। आगे हम और देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में देखते हैं लेजिस्लेचर आ गया। लेजिस्लेचर रेफर टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर का मतलब जिन्हें हम निर्वाचित करके भेजते हैं, जिन्हें हम निर्वाचित करके भेजते हैं, उनसे इसका रिलेशन है। हु मेक्स लॉ, जो कानून बनाते हैं, एंड गवर्न द कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूट, जो कॉन्स्टिट्यूट को कंट्री के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं, उनसे संबंध किसका है? लेजिस्लेचर असेंबली का है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। लेजिस्लेचर का मतलब है कि जो कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाले कौन है? जिन्हें हम निर्वाचित करके भेजते हैं, वो कानून को बनाने वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये 3 चीज पूरी होगी। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, कुछ हमारे कुछ अधिकार हैं, वो क्या है? द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। ध्यान से पढ़िए कि फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है, सेक्शन जो 3 है, वो फंडामेंटल राइट्स का है। फंडामेंटल राइट्स का है, उसको भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है कि यदि फंडामेंटल राइट्स को हटा दें तो डेमोक्रेसी है ना, वो हट जाएगी। डेमोक्रेसी का मतलब जनता का अधिकार, वही तो है डेमोक्रेसी। यदि इसमें अधिकारों को हटा दिया जाए, जनता के अधिकारों को हटा दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो डेमोक्रेसी के कहलाने लायक हो। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रीज एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट जो है ना, वो जनता को आर्बिट्रीज और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से के जो कार्य हैं उनसे गवर्नमेंट को रोकता है, क्योंकि अधिकारों को ध्यान में रखना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूट गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूट हर आदमी को सरकार के विरुद्ध अपने अधिकार के लिए गारंटी देता है कि आप सरकार से अधिकारों की मांग कर सकते हैं, एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। सरकार के अलावा आप दूसरा व्यक्ति जो आपके अधिकारों का शोषण कर रहा है, जो आपका शोषण कर रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, उससे भी आप अधिकारों की मांग कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आप काम करते हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री में, यदि वहां पे आपके अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, तो आप उसके विरुद्ध में बोल सकते हैं, आप उसके विरुद्ध में कोर्ट जा सकते हैं। द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो है वो माइनॉरिटी को मेजोरिटी के अगेंस्ट में राइट्स देता है। ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी का शोषण करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा सब कुछ होता है। आगे देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ध्यान से देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट का 4 नंबर पार्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूट का जो भाग 4 है उसमें ये दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सरकार के लिए एक गाइडलाइन है। ध्यान से पढ़िए, ये सरकार के लिए गाइडलाइन है। सरकार इसमें ये कंपल्सरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा इनको ध्यान में रखें, इनको लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते। भाग नंबर जो 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूट का, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इसको लेकर के हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन ये एक सरकार को सजेशन दिया गया है कि गवर्नमेंट जब कोई भी कानून बनाएगी तो इन बिंदुओं का ध्यान रखें। का मतलब है सामाजिक कल्याण, है ना, जो हमारे कुप्रथाएं चले उनको मिटाना, शिक्षा फैलाना, पेड़ पौधे लगाना, राष्ट्र भावना का विकास करना, वैज्ञानिक भावना का विकास करना। जो कुछ हम देख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं एम्बुलेंस सर्विस है ना, और जो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को जो ट्रीटमेंट मिलता है, हमें जो हॉस्पिटल से दवाइयाँ मिलती है, मेडिकल जांचेज मिलती हैं, ये इसी के अंदर दिया हुआ है। ये सामाजिक कल्याणकारी कार्य है। ये सिर्फ सरकार को सजेशन देता है कि कानून बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए। चाहे तो गवर्नमेंट नहीं भी रखें,
लेकिन इनका रखा जाए ऐसा है और गवर्नमेंट रखती भी है। तो क्या है, दिस सेक्शन वो डिजाइन्ड बाय मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि ये इसलिए है कि इसमें सामाजिक और आर्थिक रिफॉर्म लाए जा सके, एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ मासेज, है ना, जिससे कि जनता की गरीबी को कम किया जा सके, है ना। इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिससे आरक्षण की जो व्यवस्था चल रही है वो इसी में है ना। इसमें कहा गया है कि समाज के निम्न तबके या जो गरीब कम्युनिटी है उनको विशेष कानून के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सके, जिससे कि लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं। सेक्युलरिज्म क्या होता है, देखिए, धर्मनिरपेक्षता। मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले हम पढ़ेंगे नहीं, बताएंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि भारत तो जो एक देश है या एक स्टेट, जो भी इसके अंडर में स्टेट आते हैं उनका कोई धर्म नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत जो है हिंदू धर्म को मानेगा, मुस्लिम धर्म को नहीं मानेगा, या मुस्लिम को मानेगा या हिंदू को नहीं मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान के सामने धर्म है ही नहीं। ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट थिंग। क्या है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म, ऐसा है। तो सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश या राज्य किसी एक धर्म को अपना राज धर्म नहीं मान सकता, है ना। A country does not have any religion, देश का कोई भी धर्म नहीं होता है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, और इंडिया एक क्या है, सेक्युलर कंट्री है, ऐसा कहा गया है। आगे हम और देखते हैं कंक्लूजन क्या है इस लेसन का। ये लेसन फाइनल हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूट प्लेज एन क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट एन आइडियल्स that we would like all citizens of the country to adhere to, include the representatives that we elect to rule us, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूट ऐसे आदर्श स्थापित करता है जो हम सब लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो, इसमें अच्छे संस्कार हो, इसमें से कॉम्बिनेशन हो, लोग सभी मिलजुल कर रहे, इसमें डाइवर्सिटी भी हो, अलग अलग संस्कृति के लोग रहे, एक ह्यूमन बीइंग के नाते हम सर, ये सब हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है ना। और इसके अलावा ये भी है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट करें। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में उनको शेयर भी करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक SST और इंग्लिश के सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक, सभी लेसन, सभी क्लासेज के लेसन आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में टेंस, वॉइस, मॉडल, नरेशन, सभी ग्रामर के टॉपिक आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश कंपोजिशन में मैं कहता हूँ एप्लीकेशन, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको विस्तार के साथ मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।